हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटोमेटिज्म के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या हो सकता है? व्हेन अ सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट्स इन टू और मोर interconvertible structures that differ in the relative position of at least one atom, generally hydrogen। ठीक है, मतलब क्या है? यहाँ पर मल्टीपल कंपाउंड्स क्या होते हैं? इंटरकन्वर्टेबल होते हैं कुछ इस तरीके से कि उन कंपाउंड्स के अंदर किसी एक एटम का जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज होता है। वो एटम क्या होता है? जनरली हाइड्रोजन होता है। अब देखो, हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी थी, ठीक है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और टॉटोमर्स में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बस यही बेसिक डिफरेंस है कि टॉटोमर्स के अंदर रिलेटिव पोजीशन बदलती है किसी एक एटम की, जनरली हाइड्रोजन। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर किसी भी एटम का पोजीशन नहीं बदलता। तो ये क्या है? एक बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड टॉटोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। दीज आइसोमर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है इसका? कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। तो हमेशा ये क्या होते हैं? अगर मान लीजिए आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात करी, तो हमेशा ये आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहेंगे हमेशा। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, दे कैन बी आइसोलेटेड एंड गिव पॉजिटिव लैबोरेटरी टेस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हो गया कि आप इसको लैब में आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, और लैब में आप उसके जो भी कंफर्मेटरी टेस्ट होंगे वो कर सकते हैं इसके। लेकिन आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लैब में आइसोलेट नहीं कर सकते, बिकॉज दोज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स जो हम रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं उनका। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मोबाइल बॉन्ड या फिर मूविंग बॉन्ड के लिए हमारे पास कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये भी क्या है? एक डिफरेंस है बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड टॉटोमर्स। ठीक है, बात करते हैं कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म। इसके लिए एक ही बेसिक कंडीशन है। वो क्या है? कि आपको एक sp3 कार्बन चाहिए, सबसे पहली बात, जिससे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और वो sp3 कार्बन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? -m ग्रुप। कैसा होगा? -m ग्रुप होना चाहिए। क्लियर है? अब कौन कौन से -m ग्रुप हो सकते हैं? आपने बहुत सारे हमने पढ़े हैं। हमने ये देखा था कि x डबल बॉन्ड y इस तरीके का, या फिर x ट्रिपल बॉन्ड y इस तरीके के होने चाहिए। इस तरह के क्या होंगे? हमारे -m ग्रुप्स। मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक कार्बन हो, कैसा? sp3। कैसा हो ये? sp3। उससे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जो कैसा हो? -m। तो हम क्या बोलेंगे वहां पर? टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, चलो। अभी -m ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ये हो सकता है x डबल बॉन्ड y के फॉर्म में, c ट्रिपल बॉन्ड n के फॉर्म में, c डबल बॉन्ड NH, c डबल बॉन्ड NH, n डबल बॉन्ड O, या फिर इस तरह का। और भी हो सकते हैं, जैसे आप ले सकते हो n डबल बॉन्ड O, ये ले सकते हो आप। और भी ले सकते हो, जैसे c डबल बॉन्ड O, आप ले सकते हो OCH3। और भी बहुत सारे पॉसिबल, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हम सब के बारे में देख सकते हैं। क्लियर? चलो, अब देखो होता क्या है। जितने भी ये टॉटोमर्स होते हैं, जितने भी टॉटोमर्स होते हैं उनमें अल्फा एच का जो पोजीशन है वो बदलता है। वो किस तरह से बदलता है? एक ट्रिक देखते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर मैकेनिज्म की तरफ भी जाएंगे। होता क्या है यहाँ पे? देखो, ये जो अल्फा एच है वो शिफ्ट करता है टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। हमने अभी बात की एक्स डबल बॉन्ड वाई और एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई। तो ये जो अल्फा एच है वो उस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसके पास जाके अटैच हो जाता। अब वो कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, यहाँ क्या होगा? ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड हाइड्रोजन आके वाई पे जुड़ जाएगा। हमने बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स। इन जनरली -m ग्रुप्स के अंदर ये हमेशा होता है। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सब में ऐसा ही होता। जब ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड एक्स, सिंगल बॉन्ड वाई के साथ एच। तो ये वाई से जुड़ गया क्या? हमारा आके हाइड्रोजन।
ठीक है, हमने वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया है। अब बात करें टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म की। तो सबसे पहला टाइप हमारे पास क्या है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसे, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये फॉर्म क्या है हमारे पास, कीटोन है, ठीक है, उससे क्या बना रहे हैं हम, इनॉल बना रहे हैं। अब वो कैसे बनाएंगे, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये इधर आएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड COH। इसे हम क्या बोलेंगे, इनॉल। इनॉल क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि एक डबल बॉन्ड यानी एल्कीन से जुड़ा हुआ अल्कोहल है, यानी कि ENE प्लस ऑल क्या दे देगा आपको, इनॉल। हमने IUPAC में पढ़ा है कि दो वॉवल्स कभी साथ में नहीं होते, तो हमने यहाँ का E हटा देना है, तो क्या बन जाएगा, ये इनॉल। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में ही बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है हमारा। नेक्स्ट देखिए, तो ये है हमारा इमाइन, इसे क्या बोलते हैं हम, इमाइन। ये अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर और ये हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, ये था इमाइन, तो ये क्या बन गया हमारा, एनामाइन। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इमाइन एनामाइन टॉटोमेरिज्म। इमाइन एनामाइन टॉटोमेरिज्म। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ देखो, ये इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, इसका नाम क्या है, नाइट्रोसो। नाइट्रोसो इसका नाम क्या है, ऑक्साइम। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट बात करें, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड NOH, ये बन जाएगा। इसका नाम क्या है, नाइट्रो, और इसका नाम क्या है, AC नाइट्रो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाइट्रो AC नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। इस तरह से आप सभी के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसका भी देख लेते हैं। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड COH और ये NH2। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की, जो हमें पूरे के पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। अब देखो, पहले लिख लेते हैं एक बेसिक रिएक्शन इसका। हमने अभी क्या बोला था कि H को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये OH, ये बन जाएगा। ये क्या है हमारा, इनॉल फॉर्म, और ये क्या है, कीटो फॉर्म। ये क्या दिखा रहा है, इक्विलिब्रियम हमारा कीटो और इनॉल के बीच में। चलो अब देखो, इस रिएक्शन में हमने इस हाइड्रोजन को क्या किया है, रिलेटिव पोजीशन चेंज किया है इसका, तो उस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। इनोलाइजेबल, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि यही हाइड्रोजन इनॉल बनने में यूज हो रहा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होंगे, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होंगे, हम काउंट भी करेंगे इसको। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ अगर पूछे आपसे कि इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखने से तो लग रहा है कि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उससे sp3 कार्बन तो जुड़ा नहीं है, उससे क्या जुड़ा है, sp2। ये कैसा है, दिस इज sp2। ये भी कैसा है, sp2। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, या फिर यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा। क्वेश्चन उठता है कि यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो हाँ, यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा। अब वो कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करें, देखो होता क्या है यहाँ पर, ये जो तो तीनों हाइड्रोजन है वो तीनों इनोलाइज होंगे। वो कैसे होंगे वो समझो। ये बॉन्ड अगर यहाँ आया, ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा। हमने बात करी है हाइपर कंजुगेशन की।
अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो जब ये इधर आएगा तो यहाँ पर देखो, जब ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा होगा अब जब ये H यहाँ आ गया तो H पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, तो ये माइनस क्या करेगा, इस H को पकड़ लेगा, ठीक है। O पे आया माइनस, वो H को पकड़ लेगा, तो क्या बन जाएगा, ये H C H डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी ओ एच। मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन के थ्रू आपका हाइड्रोजन इनोलाइज हो गया। यहाँ क्या है, कॉन्जुगेटेड है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड हो तो भी चलेगा। हमने पहले के जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड भी हो सकते हैं, इन सभी के अंदर कॉन्जुगेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ऊपर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर 3 अल्फा एच है या फिर इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, क्लियर। एक यहाँ और एक यहाँ, ये 3 अल्फा एच है हमारे लिए। अब यहाँ काउंट करें तो देखो, पहले एग्जांपल में बात करें तो यहाँ पर 6 अल्फा एच हो जाएंगे, क्यों, 3 यहाँ और 3 यहाँ। दूसरे में बात करें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4, क्यों, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तीसरे में बात करें कितने हो जाएंगे, 3, कहाँ पे, यहाँ 3। चौथे में बात करें तो क्या बोलेंगे हम, अब यहाँ देखो, यहाँ 3 है, ठीक है, और यहाँ हम इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी 3 अल्फा एच। अगला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4, कैसे, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है, तो कितने हो गए, 4 अल्फा एच। अगला बात करें तो देखो, ये कार्बन कैसा है, sp2, ये भी कार्बन कैसा है, sp2। तो हम यहाँ जो 2 हाइड्रोजन्स हैं उसकी बात करें तो वो कॉन्जुगेटेड है। यहाँ से देखो, ये जब इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर शिफ्ट करेगा, क्लियर है। तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 2 अल्फा एच, क्लियर है। यहाँ बात करें तो यहाँ देखो, अब यहाँ बात करें तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा जो हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएगा, जिसका इनोलाइजेशन हो सकता है, और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो भी जा सकता है, ये जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, और ये वाला जो है वो डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे गिनो, यहाँ पर एक भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर sp3 कार्बन तो है ही नहीं, तो यहाँ क्या बोलेंगे, 0 अल्फा एच। नेक्स्ट यहाँ बात करें, नाइन्थ में तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो क्या बोलेंगे, 1 अल्फा एच, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे सारी की सारी बैलेंसी कंप्लीट हो गई है कार्बन की, तो हम वहाँ बात नहीं कर सकते, क्लियर है। कितना हो गया, 1 अल्फा एच। अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म की। लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। बेस कैटलाइज का मतलब क्या है, आप एक बेस को यूज करेंगे इस तरीके से कि वो इन्वॉल्व होगा और बाद में रिमूव भी होगा। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर OH माइनस एज आर बेस। अब होगा क्या, सबसे पहले स्टेप में ये OH माइनस इस इनोलाइजेबल हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, -H2O, ठीक है। जैसे वो H को लेके जाएगा तो यहाँ पर क्या छोड़ेगा वो, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H प्लस के फॉर्म में जाएगा तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ छोड़ेगा, क्या बन जाएगा देखो, यहाँ माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और PH, ये बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा नेगेटिव चार्ज, तो ये इधर आएगा और ये इस तरफ मूव करेगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CO माइनस और PH, ये बन जाएगा। अब O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज स्पीशीज कभी स्टेबल नहीं होता, तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में
जो हमने वाटर रिमूव किया था ये O माइनस वाटर से H लेगा और OH माइनस रिलीज कर देगा, क्या बना लेगा C डबल बॉन्ड COH और यहाँ PH। ठीक है, ध्यान से देखो ये क्या बन गया हमारा इनॉल। हमने स्टार्ट किया था कीटो से, तो इस पूरे स्टेप में क्या हुआ कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन। क्लियर है। अब बात करें एसिड कैटालाइज की, तो हम यहाँ क्या लेंगे H प्लस लेंगे। अब एसिड कैटालाइज में क्या होगा O के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, क्या बन जाएगा देखो H C डबल बॉन्ड O H प्लस PH। O पे क्या आ गया प्लस चार्ज, क्या वो स्टेबल है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आ गया प्लस चार्ज, तो ये H इधर शिफ्ट करेगा और ये इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, देखो क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड COH PH। इस प्रोसेस में क्या हुआ H प्लस रिमूव भी हुआ, क्योंकि आपने यहाँ H प्लस ऐड किया था फर्स्ट स्टेप में, तो आपको H प्लस निकालना भी है क्योंकि वो कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है। क्लियर है। अब क्वेश्चन उठता है कि एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड इन दोनों में अच्छा मैकेनिज्म कौन है, आई मीन विच इज मोर स्टेबल। तो हम बात करेंगे बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म्स आर बेस कैटालाइज्ड is better than acid catalyzed। अब ऐसे क्यों बोलेंगे हम, अब ऐसे इसलिए बोलेंगे बिकॉज ध्यान से देखो यहाँ पर बेस कैटालाइज के अंदर क्या हो रहा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे वो रिलेटिवली बहुत स्टेबल है एज कंपेयर टू एसिड कैटालाइज में, जहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है प्लस चार्ज, जो बहुत ही अनस्टेबल होगा। फॉर दिस रीजन हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन फॉर टॉटोमेरिज्म, हमेशा हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन ही यूज़ करेंगे। क्लियर है। इन जनरल जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आपको उसमें बेसेस ही मिलेंगे। चलिए अब कुछ मॉलिक्यूल्स के टॉटमर्स बनाते हैं। यहाँ बनाए तो ये क्या करेगा यहाँ से H निकाल लेगा, अब यहाँ से भी निकाल सकता, कोई परेशानी नहीं है, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। तो क्या बन जाएगा इधर OH और इधर ये मैकेनिज्म के बारे में हम देख चुके हैं, पहले वहाँ से वो H निकालेगा, यहाँ क्या बनेगा नेगेटिव चार्ज, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर जाएगा, और जो H आपने निकाला था वो H वापस O पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ देखो अब H यहाँ से भी निकल सकता और H यहाँ से भी निकल सकता है। कहाँ से निकालेंगे हम, ध्यान से समझो। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है कार्बन आयन, तो कार्बन आयन क्या होना चाहिए हमारा लेस डिग्री का होना चाहिए, कार्बन आयन क्या होना चाहिए हमारा लेस डिग्री का, तो ये क्या है 2 डिग्री कार्बन आयन है विच इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 3 डिग्री। जो बन जाएगा अगर हम यहाँ से निकाल दे H, तो ये निकालते तो क्या बनता 3 डिग्री, ये निकाला तो क्या बना 2 डिग्री, कौन स्टेबल है 2 डिग्री, तो हम 2 डिग्री को ही लेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH और यहाँ पर मिथाइल। क्लियर है, ये है हमारा इनॉल फॉर्म। नेक्स्ट बात करें तो देखो यहाँ देखो, यहाँ से एक H निकाल दो आप, ये जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस डबल बॉन्ड O, ये एक तरफ मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, क्या बन जाएगा माइनस, फर्दर क्या होगा ये H प्लस ले लेगा और ये क्या बना लेगा फिनॉल। अब ये कैसे कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ये कैसे कंपाउंड था नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था, तो बताओ विच इज मोर स्टेबल, एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल, तो ये रिएक्शन इनॉल की तरफ ज़्यादा प्रोसीड करेगा एज कंपेयर टू कीटो की तरफ। क्लियर है। चलो अगला रिएक्शन देखें, यहाँ बात करें तो यहाँ देखो यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, हमारे पास दो दो कीटोन्स हैं अवेलेबल, तो यहाँ पर पहले एक का कराते हैं उसके बाद दूसरे का कराएंगे।
अगर हम पहले एक का कराएं तो देखो क्या बन जाएगा। मान लो ऊपर वाला के कराते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ OH और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। अगर हम नीचे का कराएं फर्दर अगले स्टेप में OH माइनस तो क्या बन जाएगा। अब इस यहाँ पे sp3 कार्बन कौन सा है, ये है, तो ये जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा देखो इस तरीके से ये। अब ये यहाँ से यहाँ प्रोसीड क्यों किया, क्योंकि ये क्या बन गया देखो, एरोमेटिक बन गया। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, बहुत स्टेबल होता है, इसका मतलब ये यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, ये फर्दर प्रोसीड करेगा। एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा तो वो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, दोनों को निकाल सकते हैं क्या, नहीं, आप इस हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकते। क्यों निकाल सकते, क्योंकि देखो यहाँ अगर आपने उसको निकाल दिया, ठीक है, तो ये बन क्या जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके का। ये बन जाएगा। अब ये बनने से प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये कार्बन कैसा हो गया, sp2। अब ध्यान से समझो, sp2 कैसा होता है, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन ये कार्बन तो प्लेनर हो नहीं सकता। ध्यान से देखो वहां पे 3 3 रिंग जुड़े हुए हैं, तो जितने भी ब्रिज हेड पोजीशन होते हैं वहां कभी sp2 कार्बन पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है, वहां ना डबल बॉन्ड हो सकता, ना ट्रिपल बॉन्ड हो सकता, और ना ही कार्बोकेटाइंस हो सकते हैं। क्लियर। तो हम इस हाइड्रोजन को इनोलाइजेबल नहीं बोल सकते हैं, इसका मतलब सिर्फ यहाँ के दोनों हाइड्रोजन्स, ये दोनों हाइड्रोजन ही इनोलाइज हो सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा इनोलाइज प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। क्लियर है। चलो अगला देखें एग्जाम्पल। यहाँ बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ H निकालें, नहीं निकाल सकते क्योंकि ब्रिज हेड पोजिशन पे sp2 कार्बन हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ से H निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ब्रिज हेड पोजिशन नहीं है। ब्रिज हेड कहाँ है, यहाँ और यहाँ ब्रिज हेड पोजिशन है। क्या बन जाएगा देखो यहाँ, इधर OH और यहाँ डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारा क्या, इनॉल फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है CH3 और यहाँ भी क्या है CH3। अब यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे तो एक ही पोजीशन है भाई, यहाँ हाइड्रोजन है, इसे हम निकाल नहीं सकते। यहाँ हाइड्रोजन है नहीं नीचे, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म ही नहीं होगा, 0 अल्फा एच है यहाँ पे। जब अल्फा एच नहीं है तो फिर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। यहाँ बात करें तो देखो, यहाँ हाइड्रोजन से निकालो इनको, जब यहाँ निकालेंगे तो क्या बन जाएगा देखो, यहाँ बन जाएगा माइनस। जैसे माइनस इधर शिफ्ट किया, ठीक है, तो ये इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर शिफ्ट करेगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, यहाँ डबल और यहाँ पर O माइनस, फर्दर ये H ले लेगा, लेकिन ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। क्या स्टेबल हो सकता है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो सकता ये तो ये रिएक्शन इनॉल की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा, ये रिएक्शन पीछे की तरफ ही आता रहेगा, कीटो की तरफ। क्लियर हो रहा है कि इस रिएक्शन में एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, इसलिए हमेशा ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, मतलब कीटो की तरफ प्रेफर करेगा मूव करना। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिक फॉर्म्स। सबसे पहले हम देखेंगे मोनोकार्बोनिल्स के बारे में। अब यहाँ हम सबसे पहले देख रहे हैं एसीटोन, जो हमारा सबसे बेसिक कीटोन है। तो यहाँ देखो, इसका बना है टोटोमेट, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ पर CH3। क्लियर है। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेबिलिटी की, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि स्टेबिलिटी कीटो की ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनॉल, कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में। मतलब कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% ये कीटो फॉर्म में ही रहता है, इनॉल के फॉर्म में नहीं जाता। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है,
रीजन इज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। क्या मतलब है इसका? अब देखो, अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, एसीटोन के अंदर, तो यहाँ देखो sp3 से जुड़े हुए कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। और यहाँ कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ 3 हाइड्रोजन है। हमें पता है कि sp3 कार्बन, हमें पता है कि बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो sp3 कार्बन की ज़्यादा होती है sp2 कार्बन से, और ज़्यादा होती है sp कार्बन से। मतलब मैं बोल रहा हूँ sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमें पता है कि जहाँ बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली अगर कैलकुलेट करो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों का जो बॉन्ड एनर्जी होगा, तो वो रिएक्टेंट की ज़्यादा आ जाएगी, मतलब कीटो फॉर्म की काफ़ी ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म। इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि थर्मोडायनेमिकली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल दैन इनॉल फॉर्म बिकॉज ऑफ बॉन्ड एनर्जी। और यहाँ पर sp3 कार्बन से जुड़े हुए 6 बॉन्ड्स हैं, वहाँ पर 3 बॉन्ड हैं। इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म। ये कितना बनता है? 10⁻⁻4% ओनली, 10⁻⁻4% ओनली। लेकिन हमें परसेंटेजेस याद नहीं रखने हैं। एग्जाम में कभी भी आपसे परसेंटेज नहीं पूछेगा, आपसे हमेशा ऑर्डर पूछेगा। नेक्स्ट बात करें, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या बन जाएगा इनॉल फॉर्म हमारा OH, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ भी हम क्या बोलेंगे, कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा है इनॉल से। इन जनरल जितने भी मोनोकार्बोनिल्स होंगे उनमें कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ही ज़्यादा होती है। अब यहाँ रीज़न क्या दे सकते हैं हम? अब यहाँ देखो, यहाँ अगर बात करें इस मॉलिक्यूल में कीटो की बात करें तो यहाँ एंट्रोपी देखो, यहाँ एंट्रोपी और यहाँ की एंट्रोपी, कहाँ की एंट्रोपी ज़्यादा होगी? हमें पता है एंट्रोपी क्या दिखाता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जितनी एंट्रोपी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ देखो, यहाँ इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ उस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ क्या है? रोटेशन पॉसिबल, और यहाँ क्या? रोटेशन लॉक। तो जितना रोटेशन पॉसिबल होगा उतना ही एंट्रोपी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितना रोटेशन लॉक होगा वहाँ एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। एंट्रोपी कम, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा, और यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम हो जाएगी। सो ड्यू टू दिस रोटेशन in the enol form, its entropy increases and stability decreases. Clear है? नेक्स्ट बात करें डाइकार्बोनिल्स की। तो डाइकार्बोनिल में भी दो तरह के पॉसिबल केसेस हैं, 1,2 पोजिशन और 1,3 पोजिशन। 1,2 का मतलब क्या है? 2 कार्बन पे साथ साथ। 1,3 का मतलब क्या है? एक कार्बन को छोड़ के, यानी अल्टरनेट कार्बन पे। पहले बात करते हैं 1,2 पोजिशन की। अब 1,2 का मतलब क्या है? देखो यहाँ हमने ले लिया एग्जाम्पल कि 1 2 3 4, 2 3 पे साथ में है, तो इसे 1,2 बोल सकते हैं। मतलब क्या है? साथ में। अब देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ काफ़ी रिपल्शन होता रहेगा। उस रिपल्शन से बचने के लिए ये क्या करता है, इस बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब बताओ क्या इस प्रोसेस में स्टेबिलिटी मिली? तो ये काफ़ी कैसा है? अनस्टेबल है। ये कैसा है? अनस्टेबल। उससे क्या बन गया? ये स्टेबल बन गया। क्यों स्टेबल हुआ? जहाँ पे ये यहाँ वांडावाल रिपल्शन हो रहा था, अब यहाँ जो बना है ये ट्रांसफॉर्म होके, अब वहाँ रिपल्शन नहीं हो रहा। अब इसका इनॉल बना है, अब इसका अगर इनॉल बनाया जाए तो क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा। इस केस में भी क्या होगा हमारा? कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। क्लियर कट बात है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कीटो फॉर्म स्टेबल हो गया। कैसे? यहाँ पर रिपल्शन को मिनिमाइज करके। अब देखो रिंग में क्या होगा, यहाँ बात कर रहे हैं हम साइक्लिक मॉलिक्यूल्स की। अब यहाँ देखो हमने यहाँ पे क्या डाला? OH माइनस। तो अब बताओ क्या यहाँ रोटेशन पॉसिबल है?
क्या यहाँ रिपल्शन को मिनिमाइज कर सकता है? नहीं। यहाँ क्या रोटेशन, यहाँ रोटेशन क्या है? लॉग्ड। तो यहाँ रोटेशन लॉग्ड है तो क्या होगा, यहाँ टोटमर तो बनेगा इसका, बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा देखो, यहाँ बन जाएगा OH, यहाँ बनेगा OH इस तरीके का। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 मेंबर्ड H बॉन्डिंग। अब इस रिंग फॉर्मेशन की वजह से स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है किसकी, इनॉल फॉर्म की। तुम क्या बोलेंगे ऐसे केसेस में, कीटो की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इनॉल से। क्लियर है? क्योंकि आपका कीटो के अंदर क्या है, रिपल्शन यहाँ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, और इनॉल के अंदर क्या है, रिपल्शन तो मिनिमाइज हो ही रहा, साथ में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो गई, 5 मेंबर रिंग बन गया, काफ़ी स्टेबल होगा वो। इसी के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करता रहेगा। नेक्स्ट बात करें डाइकार्बोनिल्स की। तो यहाँ देखो, यहाँ हम बेस डाल दें तो ये क्या करेगा, यहाँ से H निकालेगा, क्या बना लेगा, R C डबल बॉन्ड CH माइनस C डबल बॉन्ड R। अब देखो यहाँ फंडा क्या है, फंडा क्या है, यहाँ पे R और ये R दोनों सेम लिए हमने, तो ये कहीं भी मूव कर सकता। इसको मैं इधर मूव करा दूँ तो ये यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, R C O माइनस डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O R। ठीक है। फर्दर ये क्या कर सकता है, H ले सकता, वापस वाटर से H ले लेगा, क्या बना लेगा, R C OH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O R। यहाँ क्या हो जाएगा देखो, 6 मेंबर्ड इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है। और जो हमारा कार्बन आयन बना यहाँ पर, वो इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है, मतलब एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी पॉसिबल है यहाँ पर। तो इन सब रीजन की वजह से, यानी यहाँ देखो क्या हो सकता है, यहाँ पहला क्या है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो रहा। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, जो इंटरमीडिएट बन रहा, इंटरमीडिएट is stabilized by resonance, by extended resonance। ठीक है। तो इन सब रीजन की वजह से क्या बोल सकते हैं हम, कि जो हमारा इनॉल फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कीटो फॉर्म से ज़्यादा होती है। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अब ये डिपेंड करता है इस आर ग्रुप पे। हमने यहाँ आर लिया, मान लो कोई अल्काइल ग्रुप है, तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर कीटो बन सकता है आपका, कि सॉरी इनॉल बन सकता है, उसकी जिसकी स्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। अब स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं यहाँ। अब देखो, अगर हम यहाँ ए बी सी में कंपेयर करें, ए बी सी में हम क्या करें, कंपेयर करें कि इनॉल कंटेंट किस में ज़्यादा बनेगा, तो समझते हैं। देखो, अब हम जैसे ही इस पर बेस डालेंगे, तीनों के अंदर हम क्या डालेंगे, OH माइनस डालेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, OH माइनस डालेंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे, OH माइनस डालेंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से H निकालेगा, ये यहाँ से H निकालेगा, और ये यहाँ से H निकालेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, कार्बन आयन। क्या बन जाएगा यहाँ, कार्बन आयन, यहाँ भी कार्बन आयन, और यहाँ पे भी कार्बन आयन। अब ध्यान से समझो कि उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिलोकलाइज दोनों तरफ हो सकता, वो डिलोकलाइज दोनों तरफ ही हो सकता। बट अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ क्या है, CH3 है, और यहाँ क्या है, टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है। किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कार्बन आयन के लिए, हाइड्रोजन कम स्टेबल करेगा या फिर टर्ड ब्यूटाइल कम स्टेबल करेगा? हाइड्रोजन की वजह से वो कम स्टेबल रहेगा, क्योंकि जैसे ही कार्बन आयन पे आपने प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ दिया तो स्टेबिलिटी घट जाएगी उसकी। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर इस CH3 की वजह से प्लस आई बढ़ रहा, और यहाँ टर्ड ब्यूटाइल की वजह से कुछ ज़्यादा ही प्लस आई बढ़ेगा। तो ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, हमारा रिएक्शन प्रोसीड किस तरह से करेगा वो डिटरमाइन करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे,
कि जो भी हमारा इनॉल कंटेंट होगा, इनॉल कंटेंट वो हम बोलेंगे ए का सबसे ज़्यादा, देन बी का, देन सी का। बिकॉज ए के अंदर ज़्यादा इंडक्टिव नहीं है, बी के अंदर इंडक्टिव है, लेकिन सी के अंदर कुछ ज़्यादा ही प्लस आई इफेक्ट लग रहा कार्बन आयन पे। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखें। यहाँ बात करें तो यहाँ कार्बन आयन बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ एक पीएच और ये हाइड्रोजन, यहाँ पीएच और पीएच। अब यहाँ क्या हो रहा, यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी शिफ्ट करा दो। लेकिन यहाँ जो माइनस चार्ज है बी में, वो एच की तरफ जाएगा कि पीएच की तरफ जाएगा? वो जाएगा जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसकी तरफ मूव करेगा। मतलब ये इस तरफ ही हमेशा मूव करेगा। मतलब जो इसका बना होगा इनॉल, वो क्या बन जाएगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच डबल बॉन्ड सी ओ एच और पी एच, ये बनेगा हमारा इनॉल। क्लियर है? जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उस तरफ ही आप मूव कराओगे कार्बन आयन को। अब वो पूछेगा इन तीनों में आपसे इनॉल कंटेंट के बारे में। तो ए और सी में कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी मूव करा सकते हैं कार्बन आयन को, लेकिन बी में आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ ही मूव कराना है, क्योंकि हाइड्रोजन की कोई भी हम इंडक्टिव नहीं मानते, इंडक्टिव इफेक्ट जीरो मानते हैं उसका। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इनॉल कंटेंट, जितना कार्बन आयन स्टेबल होगा आपका उतना ज़्यादा इनॉल कंटेंट होगा। पहले वाले में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, दूसरे वाले में इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से माइनस आई लगा रहा है, ये इस तरफ स्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ पर दोनों माइनस आई लगा रहे हैं, यहाँ भी माइनस आई और यहाँ पे भी माइनस आई। उसके वजह से क्या बोलेंगे, सी की सबसे ज़्यादा, देन बी, देन ए, सी देन बी देन ए, क्योंकि सी के अंदर सबसे ज़्यादा माइनस आई लगा के स्टेबलाइज कर रहे कार्बन आयन को, बी में एक माइनस आई और ए के अंदर कोई माइनस आई नहीं है। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने अगर OH माइनस डाला तो क्या बनेगा कार्बन आयन, यहाँ बन जाएगा कार्बन आयन, यहाँ पे इधर और यहाँ पे ये बन जाएंगे कार्बन आयन्स। अब देखो यहाँ क्या, दोनों तरफ CH3 क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस आई और ये प्लस आई। ठीक है, दूसरे में यहाँ OCH3 क्या करेगा, प्लस एम लगाएगा, प्लस एम लगा के इस तरह से वो क्या करेगा, रिपेल करेगा कार्बन आयन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और ये क्या लगाएगा यहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और यहाँ पे ये भी प्लस एम और ये भी प्लस एम लगाएंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस एम, और यहाँ पे भी प्लस एम। अब देखो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ही डिसाइड करती है कि आपका इनॉल कंटेंट कितना ज़्यादा बनने वाला। तो यहाँ पर जितना स्टेबल कार्बन आयन है उतना ही परसेंटेज ऑफ इनॉल ज़्यादा होगा। तो देखो अगर मैं बात करूँ परसेंटेज इनॉल की, तो मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा ए के अंदर, देन बी के अंदर, देन सी के अंदर। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि ए के अंदर आप जो भी कार्बन आयन है हमारा उसको सिर्फ प्लस आई से अनस्टेबल कर रहे हैं, लेकिन सी के अंदर आप उसको प्लस एम से अनस्टेबल कर रहे हैं। प्लस एम क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो उसको ज़्यादा अनस्टेबल कर देगी। ठीक है, अगर बी में बात करें, बी में क्या बनेगा हमारा इनॉल, उसके बारे में देखते हैं। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज अगर इस तरफ गया बी में, तो वो रिपल्शन खाएगा कहाँ से, OCH3 से, इसलिए वो हमेशा इस तरफ ही मूव करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाना है, CH3 COH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। ये हमारा क्या होगा, इनॉल किसका, सेकंड का। जितने भी अनसिमेट्रिकल एंड्स होंगे उसमें आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस तरफ ही मूव कराइए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने वाला ग्रुप हो या फिर कम डोनेट करने वाला ग्रुप हो। कभी भी उस तरफ डोनेट नहीं होता जहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला ग्रुप हो। जैसे ये प्लस एम ग्रुप है, तो यहाँ नहीं देना है हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि रिपल्शन होगा, हमें देना है जहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज की। तो क्या होता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज, यहाँ क्या होता है, जैसे आप OD माइनस एक्सेस में लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ जितने भी आपके इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स हैं वो उन सबका क्या होता है, ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाता है। वो कैसे, देखो यहाँ लिखेंगे हम CD3 C डबल बॉन्ड O PH, यानी कि जितने भी आपके पास इनोलाइजेबल हाइड्रोजन थे, यानी अल्फा पोजीशन पे जितने भी हाइड्रोजन थे उन सबका क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अब मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे होता है ये।
अब देखो पहले स्टेप में क्या होगा, आपने लिया CH2H, C डबल बॉन्ड O, PH, आपने ये लिया, आपने क्या डाला इसके अंदर, OD माइनस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, HOD बाहर निकल जाएगा, CH2 माइनस और साथ में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर PH, ये इस तरफ मूव करेगा और ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस PH, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप, CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस PH। अब यहाँ क्या होगा, ये वापस भी तो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में है, वापस जाएगा तो ये इस तरफ मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O PH। अब देखो यहाँ कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, अब वो नेगेटिव चार्ज अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन में HOD और DOD ये दोनों ही प्रेजेंट है, हमने जैसे अभी रिएक्ट कराया तो यहाँ क्या बना, HOD निकला, पहला HOD, और DOD ऑलरेडी प्रेजेंट था, लेकिन चूंकि ये सॉल्यूशन OD माइनस और D2O का है तो एक्सेस में कौन होगा, तो व्हाट आर द चांसेस कि आपका ये जो माइनस चार्ज है और कार्बन पे वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे, बहुत ही कम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन गेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम HOD इज वेरी लेस एज कंपेयर टू गेटिंग ड्यूटेरियम फ्रॉम DOD। तो ये क्या करता है, इस ड्यूटेरियम को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये OD माइनस रिलीज कर देगा, क्या बन जाएगा, CH2D C डबल बॉन्ड O PH। पहले स्टेप में ये हुआ, अगले स्टेप में क्या होगा देखो, अब ये CH2D C डबल बॉन्ड O PH जब फिर से रिएक्ट करेगा OD माइनस D2O के साथ, तो ये इस बार इस H को ही निकालेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि वो D को क्यों नहीं निकालेगा, हमने पहले पढ़ा है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ CT बॉन्ड इज ग्रेटर देन CD बॉन्ड एज ग्रेटर देन CH बॉन्ड। तो क्या टूटेगा यहाँ पर, CH बॉन्ड टूटेगा, जैसे CH बॉन्ड टूटेगा तो फिर से यहाँ से रिपीट टेलीकास्ट, फिर से आपको फिर से सारा प्रोसेस रिपीट करना है, तो फिर से क्या होगा, अगले स्टेप में 2 ड्यूटेरियम जुड़ेंगे, अगले स्टेप में 3 ड्यूटेरियम जुड़ जाएंगे, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब रिएक्शन स्टॉप क्यों हुआ, क्योंकि हमारा पता है कि हमें कीटोन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू इनॉल, थर्मोडायनामिकली हमने बात करी है मोनोकार्बोनिल्स के लिए। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। चलो एग्जांपल देखते हैं इसका, यहाँ बात करें क्या बन जाएगा, CD3 C डबल बॉन्ड O CD3, यहाँ बात करें तो CD3 C डबल बॉन्ड O C CH3 होल थ्राइस, क्योंकि यहाँ पर कोई अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं था। यहाँ बात करें तो यहाँ लग जाएंगे, यहाँ 2D और यहाँ पर 1D, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन था और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, ठीक है। D एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ देखो, यहाँ लग जाएंगे CD3, यहाँ लगेगा CH और यहाँ भी आएगा D। अब लग रहा होगा कि ये तो हमारा नहीं था इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, लेकिन वहाँ D क्यों आया। अब इसको समझो, जैसे ही आपने CH2 माइनस यहाँ बनाया तो ये क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से, पहला स्टेप में तो यही बनना है, जैसे बेस यहाँ से H निकालेगा। अब देखो जब ये इधर आएगा तो ये इधर भी तो शिफ्ट होगा, जैसे इधर शिफ्ट हुआ क्या बन जाएगा, CH2 माइनस सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस C डबल बॉन्ड PH। तो यहाँ जो माइनस बना है वो भी DOD से D को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता, ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी D ऐड होगा। चलो अब बात करते हैं एक स्पेशल एग्जांपल की। इसमें क्या होता है, एक अनसिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, मतलब किसी कीटोन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो,
ठीक है, कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ऐसा। तो इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, OH एंड C डबल बॉन्ड O का जो पोजीशन है उसको एक्सचेंज कर देंगे। पोजीशन इज एक्सचेंज्ड। ठीक है, मतलब क्या है, देखो यहाँ जैसे यहाँ है तो हमें क्या करेंगे, इन दोनों का पोजीशन चेंज कर देंगे सिर्फ। CH3 CH OH C डबल बॉन्ड PH। ठीक है, अब वो कैसे होता है, मैकेनिज्म देखते हैं उसका। अब देखो पहले स्टेप में हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH OH PH। जैसे आपने बेस डाला क्या होगा, यहाँ से H निकालेगा, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C माइनस OH PH। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्या बनेगा, CH3 C O माइनस डबल बॉन्ड C OH PH। ठीक है, ये ऑक्सीजन अब यहाँ से H ले लेगा, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड C PH, यहाँ क्या आ गया OH और यहाँ पर क्या आ गया O माइनस। अब ये O माइनस इधर जाएगा और ये इधर शिफ्ट करेगा, क्या बन जाएगा, CH3 C के ऊपर माइनस OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O PH। फाइनली ये H ले लेगा, कहाँ से, वाटर से, तो क्या बन जाएगा, CH3 COH C डबल बॉन्ड O PH। अगर इसे कंपेयर करें हम ओरिजिनल से तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो भी पोजीशन है OH और CO का वो इंटरचेंज हो गया। क्लियर है? अब सवाल आएंगे तो आप सिर्फ क्या करेंगे, उसको इंटरचेंज कर देंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, MECOH C डबल बॉन्ड H। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या ये स्पेशी ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, टॉलरेंस टेस्ट इन एल्डिहाइड का टेस्ट देगा क्या, आप बोलोगे सर ये तो कीटोन है, लेकिन ये जब इस फॉर्म में आएगा तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो ये टॉलरेंस टेस्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अगला एग्जांपल देखें तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, यहाँ OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। मान लो आपने यहाँ पर चलो एक मिथाइल लगा दो, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम। ठीक है, हमें क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इनके पोजीशन इंटरचेंज कर दिए। अब बात करते हैं टॉटोमेरिज्म इन फिनॉल। अब देखो यहाँ क्या होता है, ये खुद ही क्या है, एक इनॉल फॉर्म है, खुद ही कैसा है, इनॉल फॉर्म, और कैसा है, एरोमेटिक है। आपको याद होगा हमने फिनॉल बनाया था कीटो से। अब यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले H निकालो, क्या बनेगा, O माइनस। अब इधर शिफ्ट करेगा, इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ ये इधर डबल बॉन्ड हो, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, जितने भी हम फॉर्म बनाते जाएंगे इसके, क्या कोई भी एरोमेटिक है, नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक कौन था, इनॉल फॉर्म। तो कितने भी आप पॉसिबल बनाए, सभी के सभी कैसे बनेंगे, अनस्टेबल ही बनेंगे। आप सब में हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, जितने भी बनेंगे सब अनस्टेबल बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि फिनॉल के अंदर टोटोमेरिज्म बहुत रेयरली होता है। हाँ, रिवर्स इज ट्रू, रिवर्स हमने बात करी है, कि इस तरीके का कंपाउंड का अगर आप कराते हो टोटोमराइजेशन तो क्या बनता है, हमारा फिनॉल बन जाएगा। लेकिन रिवर्स इज नॉट ट्रू, मतलब ये हमारा 100% बनेगा क्योंकि एरोमेटिक है, और ये 0% रहेगा। क्लियर है? तो टोटोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत यूज़ आता है इसका। तो और भी आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं।
अगले वीडियो हम स्टार्ट करने वाला आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की उसमें। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.